कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं जेएनसीयू बलिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो जब लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हो रहे थे 2024 के टाइम पे, उस टाइम का ये पेपर है। हम इसी पेपर को एनालाइज करेंगे और उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का टाइटल क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में क्या पूछा था? पहले डिफाइन हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या यार, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब किसी एक पार्टिकल का हम सेम टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। और अच्छे से बोला जाए तो वो पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो सेम टाइम पे उसके पोजीशन और मोमेंटम का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। यही बोलता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। According to uncertainty principle, it is not possible to determine exactly both position and velocity, या जिसको मोमेंटम ही बोल दो। मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेलोसिटी मोमेंटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा साइमल्टेनियसली ऑफ पार्टिकल हैविंग द वेव नेचर। ठीक है, यहीं से हमारे पास वेव ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन? तो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन इज गिवन एज लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी या एच अपान बी, जहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ पार्टिकल, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज जीरो पॉइंट एनर्जी? ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात है। कोई भी मान लेते हैं हमारे पास गैस का पार्टिकल है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल को हम क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या? जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो पार्टिकल क्या पास पास आ रहे हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं, मतलब उनका मोशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते रहते हैं, लेकिन लिक्विड के केस में मूवमेंट कम हो जाती है। और अगर सॉलिड के केस में बात किया जाए तो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो मूवमेंट बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी के ऊपर जीरो पॉइंट एनर्जी है। ठीक है, तो जीरो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो पे चले जाएं, मतलब क्या? जीरो कैल्विन पे चला जाए। जीरो कैल्विन मतलब क्या? -273 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएं तो जितने भी पार्टिकल हैं वो एकदम फ्रीज हो जाएंगे। मतलब क्या? उनका मोशन खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही बोलता है। लेकिन जीरो पॉइंट एनर्जी क्या बोलता है कि आप सही बोल रहे हो कि जीरो कैल्विन पे सभी मोशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक मोशन बचा रहेगा। क्योंकि मोशन कई प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। तो दो तो खत्म हो जाएंगे लेकिन एक बच जाएगा। कौन सा बचेगा? उसी के बारे में बात करना है। ठीक है, तो देखो यार, तो वाइब थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, गैप ज़्यादा हो गया पेज में, कोई बात नहीं। तो देखो यार, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटेड का वाइब्रेशनल एनर्जी निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर रिलेशन हम क्या जानते हैं? ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ एच ओमेगा। यहाँ पे ई वी क्या है? एनर्जी ऑफ, वही एनर्जी हमने बात किया था। वी क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। और एच प्लैंक कांस्टेंट, ओमेगा क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, हम क्या जानते हैं? ओमेगा का वैल्यू 1/2π√k/μ होता है। तो अगर ओमेगा का वैल्यू वहाँ पर यूज कर लेंगे तो ई वी क्या हो जाने वाला है? वी प्लस हाफ h/2π√k/μ के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं? देखो बी का वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बी का वैल्यू लोवेस्ट जीरो है। तो अगर इस रिलेशन के अंदर बी का वैल्यू जीरो रख लेते हैं तो ई वी का वैल्यू क्या आ जाने वाला है? ये आ जाने वाला है। तो v इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या बोला? v इज इक्वल टू जीरो के लिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी आ रहा है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी आ रहा है वही क्या बन जाता है? जीरो पॉइंट एनर्जी बन जाता है। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल व्हेन v इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। ई वी क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी। वी मतलब वाइब्रेशनल, ई मतलब एनर्जी। ठीक है, तो देखो यार, अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं कि जीरो पॉइंट पे मतलब क्या? v इज इक्वल टू जीरो ले लिया, उस टाइम पे हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी इतना बच रहा है, इतना क्या बोल रहा है? बच रहा है, मतलब पूरा खत्म नहीं हो जा रहा है। ठीक है, द जीरो पॉइंट एनर्जी इंडिकेट्स दैट आटम्स कैन नेवर बी एट रेस्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि आटम कभी भी रुक नहीं सकता। ठीक है, एट रेस्ट द मॉलिक्यूल मस्ट वाइब्रेट इवन एट जीरो कैल्विन। वही बोल रहा है कि जीरो कैल्विन पर भी मॉलिक्यूल क्या? वाइब्रेट होता रहेगा, वाइब्रेट होता रहेगा। मतलब क्या? जहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन एनर्जी जीरो हो जाते हैं लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी बच जाता है। ठीक है, यही बोलता है जीरो पॉइंट एनर्जी कि भी इक्वल टू जीरो के लिए जो एनर्जी बच रहा है वही क्या हो जाता है? जीरो पॉइंट एनर्जी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन ऑक्सोक्रोम। ठीक है, तो in organic chemistry an oxochrome is a group of atoms that modifies the way a chromophore absorb light. Oxochromes are also known as color helpers. ठीक है,
नेक्स्ट डिफाइन केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट इज द डिफरेंस इन द resonant frequency of an atomic nucleus compared to a standard. It is used in nuclear magnetic resonance NMR and magnetic resonance imagery MRI। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हैमिल्टन ऑपरेटर, फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हैमिल्टन ऑपरेटर का आंसर नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, ये बाद में डिफाइन कर देंगे, या फिर हैमिल्टन ऑपरेटर क्या होता है देख लेंगे बाद में, अगर टाइम मिला तो देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो कोई और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इसको देख लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने में इसको भूल गया, क्योंकि सेकंड तो देखो कॉम्पटन इफेक्ट लिखा हो गया है, कोई बात नहीं। चलो राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पटन इफेक्ट, when monochromatic X-rays is made incident on carbon foil, scattered radiation containing two wavelengths or one is greater than incident radiation, which is like Compton effect, other is equal to the incident wavelength is a Rayleigh line. This phenomena is called Compton effect। ठीक है, अब क्या करना है, फॉलोइंग जितने भी हमारे पास आयंस दे रखे हैं इनके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना जानते हो, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्डिंग में गए, एक एंटी बॉन्डिंग में गया, तो 2 माइनस 1 1 1/2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। N2 प्लस के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाने वाला है। नेक्स्ट O2 माइनस के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रोमोफोर्स। ठीक है, तो definition of a chromophore is a group of atoms and electrons that are part of organic compound and that interacts with light from color to form color. Chromophores are formed within the molecule as a short conjugated system or a chain of atoms connected by alternating single and double bonds। ठीक है, next define fundamental molecular vibration। तो a fundamental molecular vibration refers to the simplest and lowest energy vibrational mode of a molecule, essentially the natural frequency at which its atom oscillate when absorbing a single quantum of energy। ठीक है, representing the basic pattern of the movement within the molecule. These vibrations are often categorized as normal modes and are crucial for identifying functional groups in a molecule using technique like infrared spectroscopy। Next, what is Born-Oppenheimer approximation? So the Born-Oppenheimer approximation is one of the basic concepts underlying in description of quantum state of a molecule. The approximation makes it possible to separate the motion of a nuclei and the motion of the electrons। ठीक है, and for the basis for most electronic structure methods। Next, write short note on shielding and deshielding of protons। So if the induced field opposes the applied field, the proton feels a lower field strength। ठीक है, अगर हमारे पास जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो क्या अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहा है, तो जो हमारे प्रोटॉन होंगे वो क्या लोअर फील्ड स्ट्रेंथ फील करेंगे, एंड देन द प्रोटॉन इज सेड टू बी शील्डेड। ठीक है, तो उस सिचुएशन में प्रोटॉन को क्या कहा जाते हैं, प्रोटॉन को एक सेकेंड को प्रोटॉन को शील्डेड कहा जाता है। ठीक है, अगर दूसरे सिचुएशन में अगर इफ द इंसिडेंट फील्ड रेनफोर्स द अप्लाइड फील्ड, अगर क्या करता है इंसिडेंट फोर्स रेनफोर्स कर देता है अप्लाइड फील्ड को, तो उस सिचुएशन में प्रोटॉन क्या हायर फील्ड स्ट्रेंथ फील करेगा, तो उस सिचुएशन में जो प्रोटॉन है उसको क्या बोलते हैं, हम डिसशील्डेड प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन मैक्लाफेरी रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो मैक्लाफेरी रीअरेंजमेंट occurs in carbonyl compound only if the gamma carbon contains hydrogen. The hydrogen from gamma carbon is the transferred to an unsaturated receptor site. It is accompanied by splitting in the mass spectrum. Peaks from alkene and enol would occur। ठीक है, सेक्शन थर्ड explain Einstein photoelectric effect equation। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन photoelectric equation describe the kinetic energy of electrons emitted from a metal surface when light is hits it। ठीक है, कोई भी एक मेटल सरफेस में जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है तो उस सिचुएशन में
क्या इक्वेशन बनेगा, E इक्वल टू एच न्यू माइनस ओमेगा, ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, सॉरी म्यू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, अब इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.616 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और सॉरी यहाँ पे ये ओमेगा नहीं है, ये म्यू था, और ये डब्लू है, डब्लू मतलब वर्क फंक्शन, ठीक है, आंसर इक्वेशन में वर्क फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। W is the work function of the metal which is the minimum energy needed to remove an electron from metal surface, ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है इक्वेशन, द इक्वेशन शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज, जैसे जैसे लाइट का एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज, लाइट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता रहेगा, एनर्जी क्या, सॉरी अच्छे से बोला जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रीचेज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, जब हमारे पास लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का जीरो हो जाएगा, ठीक है। द इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड टू शो दैट इट्स रिजेंबल्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द इक्वेशन एक्सप्लेन्स दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट हिट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये भी गायब है, कोई बात नहीं। बात ऐसा ना कि ये सभी क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व किया था, तो सोचा ये था ना कि उनको इसी में ऐड कर दूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी में उनको ऐड करना भूल गया, तो कोई बात नहीं, एक दो दूसरा क्वेश्चन भी छूट रहा है, इसको भी हम जल्दी ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस 1.5 पन्ने का रिलेशन ही है, ठीक है। उसके अंदर बस 2 ही लाइन काम के हैं, ठीक है, 2 ही लाइन काम के हैं, वैसे तो पूरा थ्योरम में काम का है, लेकिन 2 ही लाइन समझने लायक है, बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। व्हाट इज रमन इफेक्ट, द रमन इफेक्ट इज अ फंडामेंटल फिजिक्स theory that describe the how light scatters when it pass through a transparent medium. The scattered light has different frequency than the original light, ठीक है। How it is happened, होता कैसे है, light is made up of photons which have energy proportional to their frequency. When light enters a molecule, it interacts with the electron density of the chemical bonds, ठीक है। जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर लाइट एंटर करता है तो वो क्या है, मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्ट करता है। द इंटरेक्शन काज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द मॉलिक्यूल विच लीड टू अ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। इंटरेक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, जिससे क्या फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी घटती है बढ़ जाती है, दोनों हो सकता है। द स्कैटर्ड लाइट एग्जिबिटेड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नोन एज रमन शिफ्ट, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू एनालाइज solid, liquid and gases. Raman scattering is used to detect and identify pollutant in air, water and soil. Raman scattering can be used to monitor the quality of drinking water. Raman scattering can be used to detect leaks in pipeline. Next, Raman effect can be used to identify hazardous material, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे में बताना तो पड़ेगा ना। Raman spectrometer, तो Raman spectrometer is an instrument that use multiple colored light sources, lenses and filters to focus and differentiate between incident, reflected and scattered light. Next, how many fundamental vibrational frequency are expected for following molecule, जो molecule दिए गए हैं इनके लिए कितने फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए होना तो 3 चाहिए, expected to have 3 fundamental vibrational frequency. However, due to their linear structure, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या लीनियर स्ट्रक्चर है, तो क्या सिर्फ 2 ही मोड ऑफ टिपिकली ऑब्जर्व, मतलब क्या सिर्फ 2 ही बचते हैं हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो 2 होते हैं, ठीक है। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वन ऑफ देम इज इंफ्रारेड इनएक्टिव, क्योंकि 3 में से एक क्या इंफ्रारेड इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। फिर गया क्लोरोफॉर्म CH3Cl, इसके अंदर क्या 6 टर्न फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है विद C3V सिमेट्री। ऑल ऑफ दीज मोड्स आर रमन इनएक्टिव, सभी क्या रमन इनएक्टिव होते हैं मोड इसके।
बेंजीन के अंदर क्या होता है 30 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज होती हैं। एसिटिलीन C2H2 के अंदर एक ही होता है और वाटर के अंदर 3 फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रीफली। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन refers to the process where electrons within a molecule absorb energy from ultraviolet or visible light, causing them to jump from a lower energy ground state to a higher energy excited state, resulting in the molecule absorbing specific wavelength of light and producing an observable absorption spectrum. The most common type of electronic transitions is this in this range are pi to pi star and n to pi star, यानी मतलब क्या lone pair to pi star। ठीक है, transitions depending on the functional group present in the molecule। next कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो electron occupy specific molecular orbital within a molecule with the highest occupied molecular orbitals HOMO, lowest unoccupied molecular orbitals LUMO being crucial for electronic transitions। ठीक है, फिर क्या टाइप ऑफ ट्रांजिशन देख लेते हैं। तो ट्रांजिशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसमें क्या होता है हाई एनर्जी ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल बॉन्ड, typically not observed in UV visible range due to their very high energy requirement। ठीक है, फिर यन से सिग्मा स्टार, यन मतलब लोन पेयर से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, और क्या यन से पाई स्टार ट्रांजिशन मतलब लोन पेयर से पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, फिर क्या कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला कंजुगेशन, ये क्या होता है जैसे जैसे कंजुगेशन मतलब क्या अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का होना, जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ता है तो लोअर द एनर्जी गैप बिटवीन द HOMO और LUMO के बीच एनर्जी गैप कम होने लगता है, लीडिंग टू लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ हाई होने लगता है, लंबा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैन शिफ्ट एब्जॉर्प्शन और टू लॉन्गर वेवलेंथ while electron withdrawing group can cause shift to shorter wavelength। ठीक है, फिर क्या सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट पोलैरिटी कैन इन्फ्लुएंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ड्यू टू इंटरेक्शन विद द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रेजोनेंस इफेक्ट ऑन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग electronegativity and resonance effect all influence the stretching vibrational frequency of a functional group by affecting the strength of the bond involved. Hydrogen bonding generally lower the stretching frequency due to weakened bond caused by intermolecular interaction, while increased electronegativity and resonance can lead to a higher stretching frequency by stretching the bond throughout electron delocalization। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करता है, व्हेन अ मॉलिक्यूल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन आटम इन्वॉल्व इन द बॉन्ड बिकम पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, लीडिंग टू अ वीकर बॉन्ड व्हेन its original atom this weaker bond result in a lower strength vibrational frequency in infrared spectrum। electronegativity, a more electronegative atom is in a bond pull electron density closer to itself, creating a stronger bond and therefore a higher stretching frequency। For example, a CO triple bond with higher electronegativity oxygen will have a higher stretching frequency compared to CC bond। ठीक है, next resonance, तो when the functional group is involved in resonance the electron delocalization across the conjugated system strengthens the bond causing a higher stretching frequency। For instance, in conjugated carbonyl group the electron delocalization through the pi system। Next result pi system result in a higher stretching frequency than a non-conjugated carbonyl। ठीक है, चलो ये हो गया इन पेपर के बारे में। जो क्वेश्चन बच गए हैं हम जल्दी ही आपके यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके अंदर वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।